तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं जो सिर्फ भारत के इतिहास को ही नहीं बल्कि इंसानी पक्के इरादों की ताकत को भी दिखाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जो संघर्ष, शिक्षा और समानता की पहचान बन चुका है। समानता के शिल्पी यानी आर्किटेक्ट ऑफ इक्वालिटी, इस नाम के पीछे एक बहुत ही गहरी और प्रेरणा देने वाली कहानी छिपी है। एक बिल्कुल साधारण शुरुआत से लेकर एक पूरे देश की किस्मत तय करने तक की कहानी। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पीने के पानी तक को छूने की इजाजत नहीं थी, वो आगे चलकर उसी देश के सबसे बड़े और सर्वोच्च कानूनों का निर्माता कैसे बन जाता है। ये सवाल अपने आप में उस अकल्पनीय संघर्ष को दिखाता है जो इस सफर में उनके सामने आया। ये सिर्फ एक आम सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत है जो कदम कदम पर उनके रास्ते बंद करने के लिए खड़ा था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस असाधारण कहानी को इन 5 मुख्य पड़ावों में समझेंगे। बचपन की भट्टी, शिक्षा का कवच, समानता की लड़ाई, राष्ट्र के निर्माता और आखिर में बात करेंगे उनकी एक स्थायी विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, बचपन की भट्टी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म हुआ था। अब देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये बिल्कुल नहीं थी कि उनका परिवार बहुत साधारण था, बल्कि असली दिक्कत ये थी कि वे समाज के एक ऐसे वर्ग से आते थे जिसे उस समय भयंकर भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता था। बचपन से ही उन्हें जिस हद तक छुआछूत और ऊंच नीच का सामना करना पड़ा ना, वो वाकई झकझोर देने वाला था। सोचिए, कक्षा में उन्हें बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बैठाया जाता था, यहाँ तक कि स्कूल के पीने के पानी को छूने तक की सख्त मनाही थी। ऐसी कठोर और अपमानजनक परिस्थितियां किसी भी बच्चे का मनोबल आसानी से तोड़ सकती हैं, है ना? लेकिन इतने बड़े अकल्पनीय अपमान के बावजूद उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का कभी सोचा तक नहीं, बल्कि हमेशा आगे बढ़ने की ठानी। यहीं से हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, शिक्षा का कवच। जब समाज आपके लिए हर तरफ से दरवाजे बंद कर रहा हो, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे मजबूत ढाल बना लिया। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण फैसला नहीं था। ये उन कुचल देने वाली परिस्थितियों के खिलाफ उनका सबसे सोचा समझा और पावरफुल जवाब था। और फिर उनकी पढ़ाई का सफर देखिए, ये सच में असाधारण है। शुरुआत होती है मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सीधा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय का रुख किया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, और फिर इंग्लैंड जाकर कानून और राजनीति का बहुत गहराई से अध्ययन किया। ये दुनिया भर में ज्ञान बटोरने की उनकी भूख का एक बहुत ही स्पष्ट और शानदार प्रमाण है। इसे ही कहते हैं असली सशक्तिकरण। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। उस समय विदेश जाकर पढ़ाई करना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ बात थी। उन्होंने सिर्फ डिग्रियां ही नहीं ली, बल्कि अपनी अथाह मेहनत से पूरी दुनिया में सम्मान भी कमाया। इसी मजबूत बौद्धिक नींव ने उन्हें आगे चलकर सिस्टम से होने वाली बड़ी लड़ाइयों के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, समानता की लड़ाई। विदेश में उच्च शिक्षा और एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण हासिल करने के बाद कहानी वापस भारत लौटती है। और यहाँ आकर उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं किया। उनका पूरा फोकस तुरंत समाज के उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई की तरफ मुड़ गया जिन्हें हमेशा हाशिए पर रखा गया था। इस पूरे आंदोलन की जो आत्मा थी, वो इन 3 शब्दों में बसती थी: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये महज एक नारा नहीं था, ये एक ऐसा युग बदलने वाला संदेश था जिसने रातों रात लाखों लोगों को जाति आधारित अपमान के खिलाफ खड़े होने की बहुत बड़ी हिम्मत दी। उन्होंने साफ कर दिया था कि शिक्षा ही बदलाव की सबसे पहली सीढ़ी है। उनकी इस सक्रियता का दायरा सच में बहुत बड़ा था। दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने के लिए उन्होंने कई समाचार पत्र शुरू किए, मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया, और याद है ना, बचपन में स्कूल में उन्हें पानी से दूर रखा गया था, उसी पानी के अधिकार के लिए उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। इसके अलावा वे महिलाओं के लिए समान शिक्षा और सम्मान के भी बहुत बड़े और पक्के समर्थक थे। यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे पड़ाव की, राष्ट्र के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका। जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक नई दिशा देने की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आई। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में ये एक नए और आजाद राष्ट्र की नींव रखने का सबसे अहम पल था।
अब इस कंट्रास्ट को जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो बचपन था जहां हर कदम पर कठोर भेदभाव, अलगाव और छुआछूत झेला, और दूसरी तरफ उनकी समझदारी से हुआ वो महान निर्माण, एक ऐसा संविधान जो धर्म, जाति, भाषा या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है। जिन बुरी प्रथाओं का उन्होंने बचपन में सामना किया था ना, उन्हें ही देश के सर्वोच्च कानून के जरिए जड़ से खत्म करने का पूरा ढांचा उन्होंने तैयार कर दिया। इसी कमाल के काम की वजह से उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये उपाधि उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गई थी, इसके पीछे उनका अपार ज्ञान और सालों की कड़ी मेहनत छिपी थी। इसके बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने और जीवन भर न्याय और समानता की एक मजबूत ढाल बनकर खड़े रहे। समाज के कमजोर और गरीब लोगों के लिए काम करना ही उनके जीवन का असली मकसद बन गया था। अब आते हैं पांचवें और आखिरी पड़ाव पर, उनकी एक स्थायी विरासत। अपने जीवन के आखिरी सालों में भी वे लगातार कमजोर वर्गों के लिए काम करते रहे और बाद में समानता और शांति के सिद्धांतों में अपने गहरे विश्वास के चलते उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हो गया, लेकिन ये जो संख्या 14 है ना, ये आज भी हमारे लिए बहुत खास है। 14 अप्रैल, जो उनका जन्म दिवस है, आज पूरे देश में एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। ये हमें याद दिलाता है कि उनके विचार आज भी हमारे समाज में कितने जिंदा और प्रासंगिक हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि अगर आपके पास शिक्षा है, आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं और आप में पक्का आत्मविश्वास है, तो आप दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी हरा सकते हैं। जिस बच्चे को कभी पानी पीने से रोका गया था, वही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरे देश के लिए न्याय का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि जब ज्ञान और पक्का इरादा एक साथ मिलते हैं, तो बदलाव की असली सीमा क्या हो सकती है।